हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 जो है हमारे हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग की सीरीज है, उसका लेक्चर 12 है और हम आज पढ़ेंगे लैंडस्केपिंग। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल फ्लोरिकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडस्केपिंग इन इंडिया। ठीक है, लैंडस्केपिंग एक्चुअली में है क्या? तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लैंडस्केपिंग रेफर्स टू द प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटडोर स्पेस। मतलब आपके घर में चारों तरफ जो आउटडोर स्पेस है या फिर आप बाहर कहीं एक चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे आउटडोर स्पेस को बाय अरेंजिंग नेचुरल एलिमेंट्स लाइक जो भी वहाँ पे सॉयल है, वाटर है एंड ए वेजिटेशन है, उसको आप एक अलग तरीके से अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू यू। एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि हम जो भी रोड है, पाथवेज है, वॉल्स वगैरह है, फाउंटेन्स है, इसको एक अलग तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे टू क्रिएट फंक्शनल एंड प्लीजिंग एनवायरनमेंट। जो उस जगह की एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी, एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, वहाँ पे लोग जाकर रिलैक्सेशन करेंगे, डिफरेंट अपने जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वो जाकर करेंगे। एक पर्टिकुलरली आप मान के चलो, इनडायरेक्टली फॉर्म में आप बोल सकते हो जैसे पार्क हो गया, ठीक है, जैसे डिफरेंट तरह की गार्डन्स हो गए, तो वो एक लैंडस्केपिंग की डेफिनेशन होती है कि नेचुरल एलिमेंट की हमने वहाँ पे डाल दी और जो भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वहाँ पे वॉल हो गया, फाउंटेन्स हो गया कि या फिर रोड हो गया, उसको हम एक अलग तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, एक बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, हमको भी वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा लगे और रिलैक्स हो जाए हम वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है लैंडस्केपिंग की डेफिनेशन। लैंडस्केप इन इंडिया इज एन इवॉल्विंग आर्ट एंड साइंस दैट इंटीग्रेट्स नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरनमेंट्स। जो भी बिल्ड एनवायरनमेंट मतलब जो पाथवेज, रोड, वॉल्स, फाउंटेन्स, ये सारे हैं, इसको और नेचुरल आर्ट एंड साइंस को हम एक इवॉल्व करते हैं, इवॉल्विंग तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं इसको हम और एक प्रकार की इवॉल्व करते हैं उसी नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करके टू एनहांस एस्थेटिक अपील, फंक्शनैलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ऐसा नहीं कि लैंडस्केपिंग सिर्फ अर्बन एरियाज में होता है, रूरल एरियाज में के आसपास में भी बना सकते हैं, आप अपने घर के आसपास भी बना सकते हैं, जहाँ भी चाहे आप बना सकते हैं। विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट इन सस्टेनेबल लिविंग, लैंडस्केपिंग हैज गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेस मतलब वहाँ पे आप पार्क वगैरह करते हो, गार्डन्स वगैरह करते हो, इंस्टीट्यूशन के बीच बीच में भी आप अच्छा खासा गार्डन्स एंड पार्किंग एरिया, पार्क एरिया आप बिल्ड करते हो। कमर्शियल, बड़े बड़े जो कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे भी हम बनाते हैं। और रेसिडेंशियल, जो अगर कोई लोग चाहे अपने रूफ टॉप पे कितने सुंदर से हम बना सकते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग, या फिर हमारे घर के चारों तरफ हम एक जगह जो पड़ा है उसको भी हम अरेंज करके एक अच्छे खासा गार्डनिंग बना सकते हैं। कि राइजिंग पॉपुलेशन के साथ, राइजिंग अर्बनाइजेशन के साथ और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, हमें ग्रीनरी एरिया नहीं मिलता और हमारे एग्जिस्टिंग के लिए ग्रीनरी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये हमारे ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है, हमें रिलैक्स रखता है। तो इसी वजह से ये जो लैंडस्केपिंग ना राइजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के साथ बहुत ही मतलब और एक सस्टेनेबल लिविंग भी हमें चाहिए। ऐसा नहीं है मैकेनिकल वे में हम जी सकते हैं और हमारी जनरेशन जी सकती है, हमें सस्टेनेबल तरीके से जीना है ताकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट बढ़ रहा है, इसको भी हमें मिटिगेट करनी है। तो ये सबको मिला के हमें लैंडस्केपिंग की डिमांड धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, लैंडस्केपिंग कहाँ से आया था। अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया के बारे में तो had a rich tradition of landscaping event in मुगल गार्डन्स। मुगल जब आए थे हमारे इंडिया पे तभी धीरे धीरे लैंडस्केप गार्डनिंग की बहुत डेवलपमेंट हुई। मुगल तो एंशिएंट इंडिया में नहीं जाएगा, ये थोड़ा मिडिवल पीरियड में आ गया। ठीक है, और उसके बाद शालीमार बाग को देख लो और टेम्पल गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री गार्डन्स, ये सब जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री गार्डन्स है ये सारे एंशिएंट इंडिया के गार्डन्स है। तो धीरे धीरे ये एंशिएंट से मिडिल इंडिया में जब हम पहुँचे उस टाइम पीरियड में तभी इस तरह की गार्डनिंग हो रहा था।
और उसके बाद धीरे धीरे मुगल इन्फ्लुएंस से हमारा हुआ पर्शियन स्टाइल गार्डन, उसके बाद डेवलप हुआ विच एम्फासाइज सिमेट्री, वाटर चैनल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स धीरे धीरे हमने डेवलप किए। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो आए वो थोड़ा सबसे एडवांस लेवल पे, स्टाइलिश लेवल पे गार्डन उन्होंने बनाया, जैसे कि विक्टोरियन एंड इंग्लिश गार्डन स्टाइल, लॉन्स, बॉटनिकल गार्डन। हमारे राष्ट्रपति भवन में भी जो गार्डन है वो भी ब्रिटिश स्टाइल से बना हुआ है, और जब भी वक्त मिले थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंडस्केपिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की लैंडस्केपिंग है अभी पैटर्न। पहले तो है रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग, जिसमें गार्डन्स, लॉन्स, पोटियोज एंड रूफ टॉप गार्डन इंक्लूडेड है इन प्राइवेट होम्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज। हम जो अपार्टमेंट के ऊपर देखते हैं, करते हैं, या फिर हाउस के चारों तरफ, हाउस के ऊपर रूफ टॉप में हम बनाते हैं, वो हो गया रेसिडेंशियल लैंडस्केपिंग, जहाँ पे आप रहते हो उस जगह पे। कमर्शियल लैंडस्केपिंग, जहाँ पे होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, कॉरपोरेट पार्क में, मॉल्स में, ये सारी जगह की एस्थेटिक ब्यूटी एंड ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कमर्शियल लैंडस्केपिंग किया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केपिंग, जहाँ जो भी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट कैंपस, हॉस्पिटल्स, इसके आसपास इसकी इकोलॉजिकल बेनिफिट को देखते हुए एंड इसकी एस्थेटिकल वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केपिंग भी करते हैं। उसके बाद अर्बन लैंडस्केपिंग, जहाँ में पार्क्स वगैरह होता है, राउंड बोर्ड्स होता है, रोड साइड प्लांटेशंस होता है, अर्बन ग्रीन बेल्ट्स होता है, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा डेवलप किया जाता है। उसके बाद हर्बल और मेडिसिनल लैंडस्केपिंग, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स लगाया जाता है, जैसे कि तुलसी, नीम, एलोवेरा, और ये हेल्थ पर्पजेस के लिए होता है, कभी कभी एजुकेशन पर्पजेस के लिए, और स्पिरिचुअल वैल्यू को बढ़ाने के लिए उस जगह की ये सब लगाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वर्टिकल एंड टेरेस लैंडस्केपिंग, और ये होता है इन सिटीज़ में विथ लिमिटेड स्पेस, जिस पे जहाँ पे ज़्यादातर जगह नहीं है, उस स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में होता है। इंक्लूड्स वर्टिकल गार्डन्स भी होता है एंड रूफटॉप ग्रीनरी भी इसमें किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन लैंडस्केपिंग। इंडियन लैंडस्केपिंग का की एलिमेंट क्या है। पहला तो है प्लांट सिलेक्शन, हमें किस तरह की प्लांट लगाना है उसकी सिलेक्शन करना है। प्रेफरेंस फॉर नेटिव एंड ड्रॉट टॉलरेंट स्पेसिस, जहाँ पे आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि आप एक बार प्लांट लगा लेते हो, वहाँ पे वाटरिंग करना एक बहुत बड़ी मुश्किल काम है। अगर आप ड्रिपर इरीगेशन लगा देते हो तो ये काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी ड्रिपर भी ज़्यादा पानी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, हफ्ते में एक बार आप डाल लो तो बहुत काफ़ी होता है। तो इसी वजह से हमें ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब जिसको पानी बहुत कम चाहिए, उसी तरह की प्लांट की सिलेक्शन करनी होगी। लाइक बोगनवेलिया, नीम, अशोका, चंपा, इसको एक बार आप वाटरिंग कर दिए ना तो काफ़ी देर तक चली जाती है। तो ये इस तरह की प्लांट सिलेक्शन हमें करनी होती है। प्लीज़ वाटर फीचर्स हमें लगाना होता है, जैसे कि पॉन्ड की यूज हम कर सकते हैं, फाउंटेन वगैरह हम लगा कर सकते हैं, वाटरफॉल इंस्पायर्ड बाय मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल, इस तरह के हम वाटरफॉल भी कर सकते हैं। फिर हार्डस्केपिंग, हार्डस्केपिंग मतलब ये होता है स्टोन पाथवेज, फॉर्गोलास एंड गैजेबोस, रिटेनिंग वॉल्स यूजिंग लोकल मटेरियल लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। मतलब जो वाल वगैरह होता है या फिर जो रोड होता है, रोड के साइड में, आसपास में कि रोड में या फिर वॉल में हमें किस तरह की डेकोरेशन करनी होगी ताकि वो इस प्लांट के साथ अच्छे दिखे। रोड भी किस तरह से हम रोड को जो टाइलिंग करेंगे वो भी किस तरह से सुंदर लगेगा, कौन सी मटेरियल लगेगा, ग्रेनाइट में यूज़ करेंगे, सैंडस्टोन यूज़ करेंगे, या फिर कोई टाइल वगैरह यूज़ करेंगे, इसका भी हमें प्लानिंग करनी होगी। ये भी एक एलिमेंट होता है। उसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग विदाउट लाइटनिंग इन लैंडस्केपिंग इज लाइक व्हाट, मतलब आपको जैसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि रात में जो उसकी एस्थेटिक ब्यूटी होती है वो रात में उभर कर ज़्यादा भी आती है। तो इसी वजह से डेकोरेटिव सोलर एंड एलईडी लाइट्स फॉर एस्थेटिक एंड सिक्योरिटी पर्पजेस काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद थेमाटिक गार्डन, ये जो थेमाटिक गार्डन होता है बेस्ड ऑन वास्तु, जैन, हर्बल, बटरफ्लाई एंड मुगल थीम्स हमें किया जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंगली कौन सी प्लांट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जैन के हिसाब से भी, हर्बल पर्पजेस के लिए बटरफ्लाई कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लॉन एरियाज यूजिंग ग्रास स्पेशल सुटेड टू इंडियन क्लाइमेट लाइक बरमुडा एंड दुब ग्रास। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैंडस्केपिंग में ग्रास का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट ग्रास आप अच्छे से लैंडस्केपिंग नहीं कर पाओगे, तो दुब घास या फिर बरमुडा घास को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है, ओके। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट कंसिडरेशंस इन इंडियन लैंडस्केपिंग, वो क्या होता है।
ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में कुछ डिफरेंट तरह की लैंडस्केपिंग होती है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में भी कुछ डिफरेंट तरह की होती है, एंड टेम्परेट रीजन में हमें डिफरेंट तरह की लैंडस्केपिंग करनी होती है। आप एक लॉजिक लगाओ ना, हर एक इंडिया की कितने डाइवर्स लैंडस्केपिंग है, कितने डाइवर्स क्या क्लाइमेट होता है। हर एक क्लाइमेट में एक तरह के आप पेड़ पौधे तो नहीं लगा सकते, तो इसी वजह से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह की लैंडस्केपिंग होती है। जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह पे पाम्स की यूज होती है, बाम्बोज, फॉन्स, ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारी चीज़ों की यूज होती है। और सेमी एरिड एरिड रीजियंस जो कि थोड़ा डेजर्ट भी होता है, वहाँ पे राजस्थान, गुजरात में आप जेरी स्केपिंग यूजिंग सकुलेंट्स, कैक्टिक एंड ग्रेवल बेड्स भी आप यूज़ करते हैं इस तरह की। टेम्परेट रीजियंस जहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट बहुत ठंड रहती है, कभी कभी हमारे जो नॉर्थ इंडिया की जो क्लाइमेट है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे यूज ऑफ टेम्परेट ट्रीज लाइक पाइन, मापल, फ्लावरिंग एनिमल्स, ये सारी चीज़ों का यूज होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सी लैंडस्केपिंग टेक्निक हमारे इंडिया को सूट करती है। पहले तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये एक टेक्निक होता है कि नहीं लैंडस्केपिंग की। हमें जो भी प्लांट लगाना है, हम तो जाकर खुद उसमें हर रोज वाटरिंग नहीं कर सकते, हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहाँ पे खुद कुछ दिनों तक वाटरिंग अपने आप ही हो सके। तो इसी वजह से ड्रिपर एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए। मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग, इसका भी टाइम टू टाइम हमें करना पड़ेगा इस टेक्निक को। इसमें सॉइल भी एनरिच होता है एंड वीड ग्रोथ भी रिड्यूस होता है। हमें साल में लगभग महीनों में एक बार तो ज़रूर वीडिंग करनी होगी। उसको जो वीडिंग की मशीन है उसमें, या फिर सॉइल को एनरिच भी करनी पड़ेगी। नहीं तो हमें मल्चिंग अगर नहीं करेंगे, कितना फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की वहाँ पे देंगे, तो मल्चिंग इसी वजह से होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है लैंडस्केपिंग पर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमें ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे निर्भर नहीं करना पड़ता है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। लेयर्ड प्लांटिंग, इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड विजुअल इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता है। लेयर लेयर करके नीचे ग्राउंड कवर्स करेंगे, उसके बाद थोड़ा सॉर्ब्स छोटे छोटे लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा ट्रीज लगाएंगे। इसमें एस्थेटिक वैल्यू भी काफ़ी बढ़ती है, विजुअल इंटरेस्ट भी आता है, और बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी मतलब उसके भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर सॉइल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड अमेंडमेंट्स हमें यूज़ करना होता है टू सपोर्ट प्लांट हेल्थ। यहाँ पे हम जितने हो सके लैंडस्केपिंग में ऑर्गेनिक वे को यूज़ करना होता है। हमें इनऑर्गेनिक वे में नहीं जाना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंडस्केपिंग। पहले तो एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। जिस जगह पे ग्रीनरी होगा तो डेफिनेटली उस जगह की एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, सॉइल इरोजन भी इम्प्रूव रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पे प्लांट डाल रहे हैं और यहाँ पे इनऑर्गेनिक वे कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन भी रिड्यूस कर रहा है, एस्थेटिक वैल्यू उस जगह की बढ़ रही है, एनहांसेस ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स और प्रॉपर्टी वैल्यू, एड्स प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट आता है, बेनिफिट, ग्रीन स्पेस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट ये होता है कि स्पोर्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली बर्ड्स, पॉलिनेटर्स, ये सारे स्पोर्ट्स नहीं सपोर्ट्स, ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और बर्ड्स एंड पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और इकोनॉमी क्या है, boost tourism, increase real estate value and creates employment in landscape maintenance and design। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या लैंडस्केपिंग में इंडिया चैलेंजेस फेस करता है। पहले तो है वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी हमारे इंडिया में अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहाँ पे हम रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पे ग्राउंड वाटर की स्कैर्सिटी है वहाँ पे लैंडस्केपिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत क्या कहते हैं उसे, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अर्बन स्पॉल रिड्यूसेस वैल्यूएबल ग्रीन स्पेस। ठीक है, अर्बन में जो भी चीज़ें हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ये भी कहीं ना कहीं जो भी ग्रीन स्पेस अवेलेबल है उसको खराब कर रही है। पुअर मेंटेनेंस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर एंड बजट। एक तो अगर हम पब्लिक प्लेसेस में कुछ पार्क वगैरह लैंडस्केपिंग बनाते हैं, उसे मेंटेनेंस के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है, और हम क्या करते हैं, जो भी लोकल के लोग हैं पैसा बचाने के लिए, जो भी लोकल लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे ट्रेनिंग नहीं है,
कि लैंडस्केप कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इंडिविजुअल प्लांट को देखा जाए। तो क्या होता है, वो एक एक बात हम उनको बोलेंगे वो करेंगे और एक बात। तो इसी तरह क्या होता है, ट्रेंड मैन पावर अगर नहीं होता है तो वहाँ पे मेंटेनेंस पुअर हो जाती है, आस्तिक वैल्यू इतना अच्छा नहीं होता है। और बजट भी, अगर आप अच्छा बजट खर्च नहीं करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा बजट होगा तो एक स्किल्ड मैन पावर इंसान को आप वहाँ पे रखोगे तो वो ठीक ठाक से मेंटेन करेगा। या फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम हुआ लैंडस्केपिंग की, वहाँ पे जाकर आप पैसा खर्च करोगे तो वो ठीक ठाक से मेंटेन होगा। इन्वेसिव स्पेसीज लाइक लैंटाना कैन डिस्टर्ब लोकल फ्लोरा। अगर आप वीड ठीक ठाक से आप वीड को नष्ट नहीं कर रहे हो, वीडिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, एक वक्त पे एक ऐसे होता है, लैंटाना नाम का एक वीड होता है जो कि यहाँ पे फैल के इसको खराब कर देता है। क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल प्लांट सिलेक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो हम उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है लैंडस्केपिंग को लेकर। एक अमृत मिशन है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेस इन सिटीज़ को प्रमोशन किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से कैसे हम लैंडस्केपिंग करेंगे इन अर्बन डेवलपमेंट, इसका एम्फासाइज होता है। अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइंस, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन है, जो अर्बन है उसके हिसाब से अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइंस एक है जहाँ पे ये प्रमोट करता है ट्री प्लांटिंग एंड लैंडस्केप डिजाइनिंग इन सिटीज़। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स एंड एग्री यूनिवर्सिटीज़, उसके द्वारा भी एक सपोर्ट दिया जाता है कि प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू द लोकल पर्सनस की जो भी इंटरेस्टेड है, ताकि वो लैंडस्केपिंग को एनकरेज कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें। ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, धीरे धीरे सिटीज़ में लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स की थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ग्रीनरी एरिया सबको पसंद है यार, ठीक है। तो इसी वजह से लोग ना क्या करते हैं, अगर जगह नहीं है ना, घर में थोड़ा थोड़ा प्लांट लगा लेते हैं। अगर कोई भी सोसाइटी में थोड़ा खुला जगह मिलता है ना, लोग वहाँ पे सोसाइटी आकर चाहती है यहाँ पे एक लैंडस्केपिंग क्रिएट हो, तो इसी वजह से इसकी थोड़ा स्कोप एंड डिमांडिंग बढ़ने लगी है। गार्डन मेंटेनेंस वर्कर की भी इसी वजह से थोड़ा डिमांड बढ़ रही है। हॉर्टिकल्चरिस्ट की भी डिमांड बढ़ रही है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अर्बन प्लानर्स विथ ग्रीन डिजाइन स्किल्स, ठीक है, इनका भी डिमांड बढ़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी ये है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI में भी लैंडस्केपिंग के ऊपर कोर्सेस है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जितने सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग BTech आर्क, MTech आर्क इन लैंडस्केप डिजाइनिंग, इसके ऊपर भी लैंडस्केपिंग के ऊपर भी डिफरेंट प्रोग्राम और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्यूचर लास्ट स्लाइड है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंडियन लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग को लेकर हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या है। पहले तो है इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लैंडस्केप, कि हम अगर नेटिव प्लांट्स को यूज़ करते हैं एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली हो सकता है एंड सस्टेनेबल तरीके से काफ़ी हद तक ये यूज हो सकता है। स्मार्ट लैंडस्केपिंग मतलब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करके लैंडस्केपिंग को एक स्मार्ट तरीके से इसको बना सकते हैं। पॉलिनेटर फ्रेंडली लैंडस्केप मतलब हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर अगर जहाँ पे नेचुरल जो लोकल पॉलिनेटर्स है यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आएंगे और ग्रीनरी एरिया को थोड़ा मेंटेन डेवलप करेंगे। रिसाइकल मटेरियल्स मतलब हम इस तरह की मटेरियल्स यूज़ करेंगे जो कि रिसाइकल हो सकता है और कंपोस्ट के काम पे आ सकता है, और इसको हम कंपोस्ट करके वहाँ पे लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट को यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, जिसके साथ अर्बन ग्रीन डेवलपमेंट होगा। और एग्री लैंडस्केपिंग, जहाँ पे हम लैंडस्केपिंग में कुछ एग्रीकल्चरल चीज़ें लगाएंगे, जैसे एडिबल उसको बनाएंगे, उस गार्डन में थोड़ा फ्रूट्स लगा दिया, थोड़ा वेजिटेबल्स लगा दिया, ताकि एडिबल मतलब हम वहाँ पे टाइम निकाल के हार्वेस्ट करके खा भी सकते हैं। तो इसी तरह से हम फ्यूचर ट्रेंड्स में लैंडस्केपिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये लैंडस्केपिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।